गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 जो शैवाल हैं उसके दो टॉपिक कल हम पढ़ चुके थे। कहाँ मिलते हैं, इनका आवास क्या होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, ठीक है ना, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो जनन के बारे में है। जनन के बारे में 2 टॉपिक हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे अध्ययन, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। आज हम जो बात करेंगे इसकी वो है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पे युग्मक बनते हैं और शैवालों में जो युग्मक बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं। एक तो बनते हैं समयुग्मकी, और एक बनते हैं विषम युग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या होता है? समयुग्मकी का मतलब होता है संरचना में और कार्य में। संरचना में तो समान हो और कार्य में कैसे हो, अलग अलग, एक नर के रूप में और एक मादा के रूप में। उसे कहते हैं समयुग्मकी। और विषम युग्मकी का मतलब होता है संरचना तिनकी हो और कार्य, इन दोनों में कैसे हो, ये असमान। संरचना व कार्य दोनों में कैसे हो, असमान होते हैं, क्या कहलाते हैं, विषम युग्मकी। अब इनमें भी अलग अलग दे रखे हैं। जैसे समयुग्मकी की बात करें अगर हम, तो समयुग्मकी में कुछ उदाहरण दे रखे हैं इसमें। जैसे समयुग्मकी में उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे चल युग्मक, मतलब इनमें क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कैसे होती हैं, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। और ये है, इसका उदाहरण दे रखा है यूरोथ्रिक्स। तो यूरोथ्रिक्स में जो चल युग्मक बनते हैं, कशाभिका युक्त होते हैं, वो गतिशील होते हैं, इसमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे कौन सा, यूरोथ्रिक्स। और एक होते हैं अचल युग्मक, इनमें कशाभिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और ये उदाहरण होता है किसका, किसमें होते हैं ये इस तरह के, ये होते हैं स्पायरोगायरा में। लेकिन होते कैसे, ये समयुग्मकी होते हैं, मतलब इनके युग्मक समान होते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें विषम युग्मकी की, तो विषम युग्मकी में भी क्या होते हैं कि 2 तरह के होते हैं। जैसे मादा युग्मक आकार में बड़ी होती है, बड़ी कोशिका होती है, और नर युग्मक आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और मादा युग्मक जो होंगे वो अगतिशील होते हैं, जबकि नर युग्मक कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं। इसका उदाहरण दे रखा है यहाँ पे वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरह से इसमें अगर आप देखेंगे वॉलवॉक्स एक और फ्यूकस भी दे रखा है, फ्यूकस। और इसका उदाहरण ऐसा होता है, ये तो होता है मादा युग्मक और ये नर युग्मक होता है इस तरह से। और यहाँ पे क्या होती है, 2 कशाभिकाएं लगी हुई हैं, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक होते हैं। इस तरह की संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे शैवाल का, मैंने आपको लैंगिक जनन बता ही दिया, यहाँ पे पूरा जनन पूरा हो चुका है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात थी जो मेरे को शुरू में बतानी चाहिए थी शैवालों की, कि शैवाल का शरीर कैसा होता है, उसको क्या कहते हैं हम, तो वो और देख लीजिए।
देखिए शैवाल के शरीर को हम सूकाय कहते हैं, सूकाय कहते हैं। सूकाय को अंग्रेजी में कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं हम? थैलस। तो सूकाय का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब क्या होता है? अब चूंकि ये पादप हैं, पादप की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं? पौधा। पादप किसे कहते हैं? पादप का मतलब होता है कि ऐसी संरचना जो जड़ तना पत्ती में विभाजित हो, ऐसी संरचना जो जड़ तना पत्ती में विभाजित होती हो, क्या कहलाते हैं? सूकाय कहलाते हैं। ठीक है ना? सॉरी, पादप कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं सूकाय, तो काई है या शैवाल है, उनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। तो ऐसा पादप शरीर, ऐसी संरचना जिसका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित ना हो, तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी सूकाय की? ऐसी संरचना जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता हो, सूकाय कहलाता है। तो ध्यान रखना, शैवाल पादप तो हैं क्योंकि वो स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादप हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जड़ तना पत्ती में विभेदित हैं। पादपों की श्रेणी में केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि वो उनमें हरित लाभक पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? सूकाय। अब यहाँ पे आ जाइए, आगे बात करते हैं, इसकी कुछ महत्व हैं। शैवाल का क्या महत्व होता है? महत्व तो देखिए, पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण है वह है शैवालों के द्वारा होता है। लगभग इसमें दे रखा है कि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर CO2 का स्थिरीकरण, CO2 का स्थिरीकरण का मतलब CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, मतलब प्रकाश संश्लेषण होना। ये जो क्रिया होती है ये सबसे ज़्यादा जलीय शैवालों के द्वारा होती है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, इसलिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है। और कुछ अब इनके महत्व क्या होते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि 70% जो जातियाँ होती हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं। और इनमें से भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग में आती हैं। तो पहला उपयोग तो हो गया इसका भोजन के रूप में, क्योंकि समुद्र में उगती हैं और समुद्री कहते हैं सी फूड, समुद्री भोजन पे सबसे ज़्यादा चाइना है, ये जो जापान है, ये लोग क्या करते हैं उस पर निर्भर होते हैं, ये इनको खाते हैं। तो भोजन के रूप में किन शैवालों का उपयोग करते हैं? देखिए, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये कुछ शैवाल हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कैरागीन, भूरे शैवाल, इनसे हम भूरे से नहीं लेकिन अपने कहते हैं लाल शैवाल से और भूरे से, दोनों से ही क्या प्राप्त करते हैं? कैरागीन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा अगार प्राप्त करने में, अगर बोलते हैं
और इसको एगार ही बोलते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में जब पोषक माध्यम बनाते हैं ना, संवर्धन माध्यम, उसके निर्माण में सहायता करता है एगार। तो एगार बनाने के लिए भी शैवाल काम में आते हैं। कौन कौन सी? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ये दो हैं जिनसे हम एगार का निर्माण करते हैं, और एगार का उपयोग जो होता है वो पोषक माध्यम बनाने में आता है। बायोटेक में पढ़ते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक कोशिकीय शैवाल प्रोटीन के स्रोत के रूप में, तो प्रोटीन के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं एक कोशिकीय शैवाल। ये 12वीं क्लास में भी आएगा आपको, एक कोशिकीय शैवाल 8वें चैप्टर में आएगा, सॉरी 9वें चैप्टर में। एक कोशिकीय शैवाल, और एक कोशिकीय शैवाल यहाँ पे लेते हैं हम क्लोरेला और एक है स्प्रूलाइना। स्प्रूलाइना स्प्रूलाइना ये क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और अंतरिक्ष के जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जो जाते हैं, वो प्रोटीन के स्रोत के रूप में क्या रहते हैं? क्लोरेला और स्प्रूलाइना लेके जाते हैं। और तो इस तरह से ये क्या हो गए? इनके उपयोग हो गए प्रोटीन के रूप में, अगार अगार पूरे शैवाल के रूप में, वो भोजन के रूप में, तो कैराटिन भी प्राप्त करते हैं। तो ये था शैवालों का महत्व। अब आ जाइए शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण, देखिए शैवालों का जो हमने वर्गीकरण किया है, ये किया है संग्रहित भोजन के आधार पे, उनमें पाए जाने वाले वर्णक के आधार पे, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से इनके आधार पे हमने क्या किया? पूरे शैवालों का वर्गीकरण कम से कम 12 से 14 वर्गों में किया है। लेकिन आपकी बुक में 3 ही दे रखे हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से बता देता हूँ आपको। अब है शैवाल का वर्गीकरण। और ये किसके आधार पे है? आधार क्या है इसका? ये है संग्रहित भोजन, वर्णक मतलब कलर, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसके आधार पे हमने इसको वर्गीकृत किया है। तो 3 है, वैसे तो बहुत सारे 12 क्लास दे रखी हैं, लेकिन आपके में 3 ही क्लास दे रखी है यहाँ पे। तो देखिए नंबर 1 पे दे रखा है, नंबर 1 पे दे रखा है यहाँ पे क्लोरोफाइसिन। क्लोरोफाइसिन इनका सामान्य नाम होता है हरे शैवाल, क्योंकि इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रीन जो एल्गी होती है, इनको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसिन। अब इसमें प्रमुख वर्णक कौन कौन से होते हैं? क्योंकि वर्णक के आधार पे हमने इसको बांटा है, तो इसमें मेन वर्णक जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्योंकि ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। अब क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं, A B C D E। अब इसमें कौन सा मिलता है? तो देखिए इसमें दे रखा क्लोरोफिल A और B, इसको हम शॉर्ट बोलते हैं क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B होता है। किसमें? क्लोरोफाइसिन में, हरे शैवालों में। दूसरा है भोजन। इसमें क्या भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो देखिए इसके रूप में बनने को तो बनता है, इसमें भी ग्लूकोज ही है, लेकिन ये ग्लूकोज आगे चल के बदल जाता है किसमें? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो ग्लूकोज किसके रूप में संग्रहित होगा? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति
ये बनी होती किसकी? सेल्यूलोज की। और ये इनका आवास क्या होता है? ये जलीय होते हैं। और जलीय भी आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक तो कौन सा हुआ? लवणीय, और एक क्या होंगे? अलवणीय। दो तरह के। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, जो ये तो कॉमन थे क्योंकि वर्णक, भोजन, कोशिकाभित्ति और आवास, इनके आधार पे हमने इस शैवाल का वर्गीकरण किया है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और भी पॉइंट आते हैं, जैसे इसमें कहता है कि ये कैसे होते हैं, संरचना, इनके शरीर की संरचना कैसी होती है। तो शरीर की संरचना होती है ये, एक तो कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, और ये कैसे होते हैं? कॉलोनी में का मतलब समूह में रहते हैं, और धागे नुमा भी हो सकते हैं, इस तरह के होते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में। ये होता है डिस्क नुमा होता है, प्लेट नुमा होता है। और इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि इस क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च बूंद के रूप में पाया जाता है। जैसे तेल की बूंद होती है ना, वैसे क्या होता है इसमें स्टार्च किसके रूप में पाया जाता है? बूंद के रूप में पाया जाता है, और इसे कहते हैं पायरिनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिनॉइड्स कहते हैं। और जनन की बात करें अगर हम, जनन तो एक तो हो गया कायिक जनन, उसके अलावा हम बात करें इसमें अलैंगिक जनन, ये होता है जूस्पोर के द्वारा। जूस्पोर तो मैंने आपको बता दिया था, चल बीजाणु के द्वारा होता है, ठीक है ना। और लैंगिक जनन भी आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? युग्मक बनते हैं। युग्मक दो तरह के बनते हैं, समयुग्मकी और विषम युग्मकी। उदाहरण हो जाएगा इसका, एक तो वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा आदि। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।